विजय, एक युवा लेखक, अपने दादाजी के पुराने बंगले में आया था। दादाजी की मृत्यु अभी हाल ही में हुई थी। उसी का गम भुलाने वो उस बंगले में थोड़े दिनों के लिए रहने आया था। बंगले का माहौल काफी रहस्यमयी था। पुराने फर्नीचर, धूल से भरी किताबें और खड़खड़ाहट वाली खिड़कियां, सब कुछ एक डरावनी कहानी की तरह लग रहा था। विजय अपनी नई किताब लिखने के लिए शांत वातावरण की तलाश में यहां आया था, लेकिन बंगले का यह माहौल उसे और अधिक अकेला और डरा हुआ महसूस करा रहा था। एक रात जब विजय अपनी किताब लिख रहा था, तभी उस समय बिजली चली गई और बंगला अंधेरे में डूब गया। विजय ने अपना काम रोक दिया और खिड़की की ओर देखा। तभी उसे एक धीमी सी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा कि वो इसे महसूस कर रहा है, सुन नहीं रहा है। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। डर के मारे विजय ने बंगले को खंगालना शुरू किया। तभी उसे अपने दादाजी की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी को पढ़ते हुए विजय को पता चला कि उसके दादाजी के पास एक बड़ा रहस्य था। दादाजी ने डायरी में लिखा था कि बंगले में एक गुप्त कमरा है जिसमें एक खजाना छिपा हुआ है। उत्सुकतावश विजय ने गुप्त कमरे की तलाश शुरू की। बंगले की दीवारों को बारीकी से देखने पर उसे एक छोटी सी दरार मिली। उसे लगा कि शायद यही गुप्त कमरे का रास्ता है। उसने दरार को खोलने की कोशिश की और धीरे धीरे एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। दरवाजे के दूसरी तरफ एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। संदूक को खोलने पर विजय को कुछ सोने के सिक्के और एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में उसके दादाजी और एक खूबसूरत महिला थी। महिला की आंखें सीधे विजय की तरफ देख रही थी। वैसे आप सभी कभी भी किसी भी तस्वीर को देखना, आपको वो ऐसी ही लगेगी कि तस्वीर आपकी तरफ देख रही है। तभी विजय को फिर से वो धीमी सी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। इस बार ये आवाज और स्पष्ट थी। विजय ने घूमकर देखा तो वो स्तब्ध रह गया। तस्वीर में मौजूद महिला कमरे में खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और मुंह खून से लथपथ था। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे तस्वीर में थी। विजय डर के मारे चीख उठा। महिला धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ने लगी। विजय ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वो फंस गया था। विजय मरता क्या ना करता। विजय ने अपनी जेब से डायरी निकाली और फिर से पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि दादाजी और महिला बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन दादाजी को एक खजाना मिला और उसके बाद से उनका व्यवहार बदल गया। महिला को लगा कि दादाजी अब उससे प्यार नहीं करते हैं। सारे फसाद की जड़ में खजाना ही है। गुस्से में उसने खजाने को चुराने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में आकर उसे मार डाला। विजय को समझ आ गया कि महिला का भूत क्यों उसे परेशान कर रहा है। वो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। विजय ने फैसला किया कि वो महिला को शांत करेगा और खजाने को वापस गुप्त कमरे में रख देगा। वो डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए महिला से बात करने का फैसला किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, विजय ने धीरे से कहा। मेरे दादाजी ने जो किया वो गलत था। मुझे पता है कि आप बहुत दुखी हैं। महिला ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे दादाजी को सजा मिल चुकी है, लेकिन तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। तुम उनके वंशज हो। मैं तुम्हारे पूरे वंश को मिटा दूंगी। विजय और ज्यादा डर गया। उसने सोचा कि अगर वो महिला को शांत नहीं कर पाया तो उसके परिवार को खतरा होगा। विजय की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। वो अपने बेटे के बारे में सोचकर और डर गया। उस महिला ने विजय को अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने का मौका दिया। विजय ने फोन करके अपने परिवार को इस बारे में बताया। उसकी पत्नी और बेटा बहुत डर गए। उन्होंने विजय को बंगले से भाग जाने के लिए कहा, लेकिन विजय वहां फंस चुका था। विजय ने कई तरह से महिला को शांत करने की कोशिश की। उसने उसे शांत करने के लिए खजाना वापस गुप्त कमरे में रख दिया, लेकिन
महिला ने कहा, मैं इस खजाने का क्या करूंगी? अब तुम तो मारोगे और तुम्हारा पूरा परिवार भी। महिला ने विजय को मार डाला। पूरे बंगले में विजय की चीख गूंज कर रह गई और विजय मर गया। बंगला फिर से शांत हो गया, लेकिन महिला अभी भी विजय के बेटे का इंतजार कर रही है। वो उसके दादाजी के पूरे वंश को खत्म करना चाहती थी। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन क्या महिला का भूत विजय के बेटे को भी इसी तरह मार डालेगी? क्या बंगले का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? क्या कोई ऐसा होगा जो महिला को शांत कर सके? वैसे महिला ने विजय के दादाजी को मार के अपना बदला ले लिया था। अब वो उसके पूरे वंश को खत्म करे, ये तो गलत बात है। देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इसीलिए हम इस कहानी का जल्द ही सेकंड पार्ट लाएंगे। लेकिन जाते जाते आप सभी से एक प्रश्न है, क्या आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे? मिलते हैं एक नई वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। शाम का वक्त था। नेहा अपनी पुरानी मारुति कार चलाते हुए एक सुनसान रास्ते पर जा रही थी। चारों तरफ घने पेड़ थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। नेहा का प्लान था कि वो अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने जाए, जिनसे वो सालों से नहीं मिली थी। कार के रेडियो से एक पुराना गाना बज रहा था, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लेकिन इस गाने की धुन भी इस वक्त डरावनी लग रही थी। बारिश तेज हो गई और सड़क पर फिसलन बढ़ने लगी। नेहा ने गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी। नेहा को गाड़ी चलाते हुए करीब आधा घंटा हो चुका था। अचानक उसे सड़क के किनारे एक बोर्ड दिखाई दिया, विनायक हवेली 3 किलोमीटर। नेहा ने सोचा, यहां तो कोई हवेली नहीं होनी चाहिए। मैंने इस सड़क से कई बार सफर किया है, लेकिन इसे पहले कभी नहीं देखा। सड़क के दोनों ओर पेड़ इतने घने हो गए कि गाड़ी की लाइट भी मुश्किल से आगे का रास्ता दिखा पा रही थी। अचानक गाड़ी का एक टायर फिसलने के कारण फट गया। नेहा के पास एक एक्स्ट्रा टायर था। नेहा ने गाड़ी रोकी और काले कलर का छाता उठाकर टायर बदलने के लिए बाहर निकली। बारिश और तेज हो गई थी। बारिश के मौसम में लोग कम ही बाहर निकलते हैं, इसलिए नेहा को महसूस हुआ कि चारों तरफ सन्नाटा है। वैसे भी वो जंगल का रास्ता था। तभी उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी एक पुराने कोट और हैट में था। उसने धीमी आवाज में पूछा, कोई परेशानी है मैडम? नेहा ने राहत की सांस ली और कहा, मेरा टायर फट गया है, क्या आप मदद कर सकते हैं? उसने सिर हिलाया और गाड़ी के पास झुककर टायर बदलने लगा। नेहा को अजीब लगा कि वो बिना कुछ बोले काम कर रहा था। आप यहां कैसे आए? नेहा ने पूछा। उसने बिना सिर उठाए कहा, मैं यही पास की हवेली में रहता हूं। गाड़ी में नेहा का फोन बजा। फोन को उठाने के लिए नेहा कार में गई। फोन ऐसे ही अननोन नंबर से आया था। नेहा पहुंचती उससे पहले ही फोन कट चुका था। नेहा वापस टायर देखने आई, तब तक में वो आदमी गायब हो गया। नेहा ने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। टायर ठीक हो चुका था, लेकिन नेहा को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। नेहा ने सोचा, कोई अजनबी मेरी मदद क्यों कर चला गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ी। कुछ किलोमीटर बाद उसे वही हवेली दिखाई दी जिसका बोर्ड उसने देखा था। बारिश तब से उतनी ही तेज हो रही थी, इसलिए उसने सोचा, इस सुंदर सी हवेली में थोड़ी देर रुक जाती हूं। बारिश धीरे होगी तो चली जाऊंगी। वैसे भी रोड पर फिसलन बहुत ज्यादा हो रही है। हवेली विशाल और भव्य सुंदर थी। उसने कार पार्क की और हवेली की ओर बढ़ी। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अंदर में मोमबत्तियां जल रही थी। कोई तो यहां है, उसने सोचा। नेहा ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का वातावरण गर्म था, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। बाहर का मौसम ठंडा था, इसीलिए अंदर का माहौल गर्म लग रहा था। हवेली तो सुंदर थी, लेकिन एक अजीब बात थी कि पूरी हवेली में सजाने के लिए पेंटिंग नहीं लगा रखी थी। रात के 12 बज चुके थे। तभी उसे एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी। ये आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी।
जबकि घड़ी कहीं दिख नहीं रही थी। नेहा ने कमरे का मुआयना करना शुरू किया। फर्श पर धूल जमी हुई थी और उसमें किसी के पैरों के निशान दिख रहे थे। नेहा जैसे ही दूसरे कमरे की ओर बढ़ी, हवेली के सारे लाइट्स बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये क्या हो रहा है? नेहा ने खुद से कहा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और टॉर्च चालू की। यह कमरा पूरी हवेली से अलग था, डरावना भी लग रहा था। तभी नेहा को एक झूले की धीमी आवाज सुनाई दी। वो डरते डरते उस कमरे में गई और वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि वहां हवा का कोई झोंका नहीं था। नेहा ने घबराकर वापस मुड़ना चाहा, लेकिन तभी झूला अचानक रुक गया। नेहा ने जैसे ही झूले के पास कदम रखा, पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी सांस फेंकी। वो तेजी से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी झूले पर बैठी एक परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। ये वही आदमी था जिसे नेहा ने सड़क पर देखा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे से खून बह रहा था। तुम यहां क्यों आई हो? आदमी ने भयानक आवाज में पूछा। नेहा उस आदमी को देखकर स्तब्ध रह गई। उसका काला कोट और टोपी दोनों भीगे हुए थे और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उनमें आग जल रही हो। तुम यहां क्यों आए हो? आदमी ने फिर से पूछा। नेहा ने कांपते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गई थी। बस। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे झूले से उठा और नेहा की ओर बढ़ने लगा। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा वहां था ही नहीं। तुम नहीं बचोगी, आदमी ने कहा। नेहा ने हिम्मत जुटाकर फोन से टॉर्च जलाया और दूसरे दरवाजे की ओर दौड़ी। वो एक और कमरे में जा घुसी। ये कमरा बाकी कमरों से अलग था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थी और एक कोने में एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक पर खून के धब्बे थे और पास ही एक पुरानी धूल भरी डायरी रखी थी। नेहा ने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगी। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। लोगों ने मुझे सजा दी थी और अब मैं सबको सजा दूंगा। नेहा को समझ में आ गया कि ये वही आदमी है जिसे आज से 4 साल पहले लोगों ने गला दबाकर मार डाला था। नेहा डायरी पढ़ रही थी। उसे अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तुमने मेरी चीजें छुई, अब इसकी सजा मिलेगी। नेहा ने डरकर चारों तरफ देखा, लेकिन कमरा खाली था। तभी अचानक वो आदमी उसके सामने प्रकट हो गया। उसने नेहा की गर्दन पकड़ ली और हवा में उठा लिया। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी मेरे जैसी बनके मेरे साथ रहोगी। नेहा ने किसी तरह आदमी के हाथों से अपनी गर्दन छुड़ाई और संदूक के पास गिर पड़ी। उसने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन संदूक जाम था। नेहा ने आखिरी बार भागने की कोशिश की। वो कमरे से बाहर दौड़ी और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगा जैसे सीढ़ियां और लंबी होती जा रही है। ये कैसे हो सकता है? नेहा ने खुद से कहा। उसने जैसे तैसे मुख्य दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। वो वहां पहुंच गई, लेकिन जिस दरवाजे से वो अंदर आई थी, वो दरवाजा वहां था ही नहीं। पूरी हवेली एक डिब्बे की तरह बंद हो चुकी थी। आदमी फिर से उसके पीछे आ गया। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक हो गया था। उस आदमी की टोपी उतर गई। उस आदमी के बहुत लंबे लंबे बाल थे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अब तुम्हारा अंत होगा, आदमी ने गूंजती हुई आवाज में कहा। नेहा ने रोते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। आदमी ने जवाब दिया, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे साथ इस हवेली में रहने में परेशानी ही क्या है। नेहा ने आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे पकड़ लिया और खींचकर हवेली के सबसे अंधेरे कमरे में ले गया। नेहा की चीखें पूरी हवेली में गूंज उठीं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अगले दिन पुलिस को नेहा की गाड़ी हवेली के गेट के पास मिली, लेकिन नेहा का कोई पता नहीं चला।
लोग कहते हैं कि हर बारिश की शाम हवेली के पास एक महिला की चीखें सुनाई देती है और कहते हैं कि अब नेहा भी उस आत्मा का हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप सबके साथ कभी कोई ऐसी हॉरर घटना घटी हो तो कमेंट में हमारे साथ जरूर साझा करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं कि नई कहानी में। एक सर्द सुबह का वक्त था। पूरा गांव कोहरे से ढका हुआ था। पेड़ों की शाखाएं बर्फीले धुएं की तरह सफेद हो चुकी थी। गांव के हर कोने में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। लेकिन कहानी यहां से नहीं शुरू होती। इस कहानी की शुरुआत गांव से कई मील दूर एक बर्फीले झरने के पास होती है। झरने के पास एक पत्थर की मेज और कुर्सी रखी थी जो एकदम जमी हुई थी। उस पर एक अजनबी बैठा था। उसके चारों ओर कोई निशान नहीं थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो वहां सालों से बैठा हो। उसकी आंखें बंद थी और उसकी सांसें नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। गांव में ठंड अचानक तेज हो गई। लोगों ने अपने दरवाजों को बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन एक घर में एक छोटा लड़का राघव अपने पिता से पूछ रहा था, पापा, क्या ठंड किसी को मार सकती है? पिता ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ठंड से डरने की जरूरत नहीं। जब तक आग जल रही है हम सुरक्षित हैं। लेकिन उस रात गांव की हर आग अचानक बुझ गई। क्या ये ठंड थी या कुछ और? गांव में हर जगह ठंड बढ़ती जा रही थी। लोग अपने कंबलों में दुबक कर बैठे थे। लेकिन राघव का परिवार इस सब से अनजान था। राघव की मां ने उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो खिड़की से बाहर झांकता रहा। बाहर सिर्फ कोहरा था, घना, रहस्यमय और बेचैन करने वाला। उस रात जैसे ही घड़ी ने 1 बजाए, राघव ने खिड़की के पार झरने की ओर से आती एक हल्की नीली रोशनी देखी। वो अजीब तरीके से चमक रही थी, मानो उसे बुला रही हो। उसने अपने पिता को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे गहरी नींद में थे। शायद मैं सपना देख रहा हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन वो रोशनी अब ज्यादा तेज हो गई थी। उसका मन नहीं माना। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बाहर का ठंडा झोंका उसकी हड्डियों तक पहुंच गया, लेकिन वो उस नीली रोशनी की ओर खिंचता चला गया। गांव के हर कोने में सन्नाटा था। सिर्फ राघव के कदमों की आहट गूंज रही थी। चलते चलते वो झरने के पास पहुंचा। वहां उस जमी हुई पत्थर की मेज पर वही अजनबी बैठा था। अब उसकी आंखें खुली थी। उसकी आंखें चमक रही थी, नीली रोशनी की तरह। तुम यहां क्यों आए हो? अजनबी ने गूंजती हुई आवाज में पूछा। राघव कांपते हुए बोला, वो रोशनी। आप कौन है? अजनबी ने हल्की मुस्कान दी। मैं वो हूं जिसे ये दुनिया ठंड कहती है, लेकिन असल में मैं ठंड नहीं हूं, मैं न्याय हूं। जो लोग इस गांव में मेरे बनाए नियमों को तोड़ते हैं, मैं उन्हें सजा देता हूं। राघव हैरान था। नियम? कौन से नियम? अजनबी ने उंगली उठाकर गांव की ओर इशारा किया। ये गांव मेरी जगह पर बसा है। मेरे झरने से पानी लिया जाता है, मेरी हवा में सांस ली जाती है। लेकिन इंसानों ने इसे अपनी जागीर समझ लिया और अब समय आ गया है सबको मेरी मौजूदगी का एहसास कराने का। राघव डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई। लेकिन तभी अजनबी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं। जाओ और अपने परिवार को आगाह कर दो। सूरज उगने से पहले जो भी इस गांव में रहेगा, वो हमेशा के लिए मेरे बर्फीले साए में खो जाएगा। राघव दौड़ते हुए वापस अपने घर पहुंचा। उसने अपने माता पिता को जगाया और पूरी बात बताई। पहले तो उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने बाहर की और भी ज्यादा ठंडी और डरावनी हवा महसूस की, तो वे समझ गए कि कुछ गलत हो रहा है। गांव के कुछ और लोग भी बाहर आ गए थे।
उन्होंने देखा कि झरने से उठती नीली रोशनी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही है। जैसे ही वह रोशनी किसी घर को छूती, वहां सिर्फ बर्फ और सन्नाटा रह जाता। राघव के पिता ने चिल्लाकर कहा, सब लोग गांव छोड़कर भागो, सूरज निकलने से पहले हमें यहां से जाना होगा। लोग अपनी अपनी चीजें लेकर दौड़ने लगे। कुछ लोग अजनबी के साए में आकर जम गए, जबकि बाकी लोग पास के जंगल में भागे। राघव और उसका परिवार सूरज उगने से पहले ही गांव से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जैसे ही पहली किरण पड़ी, पूरा गांव बर्फ में बदल चुका था। वहां न कोई इंसान था, न कोई आवाज। कुछ लोगों का मानना है कि वो झरना अभी भी वही है और हर साल ठंड के मौसम में वो अजनबी अपने न्याय का इंतजार करता है। अगर किसी ने उसकी उपस्थिति को नकारा तो वो फिर से जागेगा। दोस्तों, मुझे ठंड का मौसम बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन एक चीज बहुत बेकार लगती है कि बाहर रात के 10 बजे से पहले ही एकदम सुनसान हो जाता है। वैसे आपको ठंड पसंद है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। रात के 11:30 रहे थे। रोहित, जो एक ट्रक ड्राइवर था, सामान की डिलीवरी कर अपने गांव लौट रहा था। गांव तक पहुंचने के लिए उसे उस बदनाम मोड़ से गुजरना पड़ता था जिसे लोग सड़क का आखिरी मोड़ कहते थे। वहां से गुजरते वक्त हमेशा अजीब बातें होती थीं, लेकिन रोहित ने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उस रात कोहरा बहुत घना था। ट्रक की हेडलाइट्स भी सड़क को ठीक से नहीं दिखा पा रही थीं। जैसे ही रोहित ने मोड़ के पास अपनी ट्रक मोड़ी, उसने देखा कि सड़क के बीच एक महिला खड़ी है। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। इतनी रात को यह यहां क्या कर रही है? रोहित ने बड़बड़ाते हुए ट्रक धीमी की। महिला ने धीरे से हाथ उठाया और रुकने का इशारा किया। क्या आपको कहीं जाना है? रोहित ने खिड़की से पूछा। महिला ने बिना कुछ कहे सिर्फ ट्रक की ओर देखा। रोहित ने उसे बैठने दिया, लेकिन जैसे ही महिला ट्रक के अंदर बैठी, ट्रक में ठंड बढ़ने लगी। इतनी ठंड क्यों हो रही है? उसने कहा और शीशे में देखा। महिला के चेहरे की झलक ने उसे हिलाकर रख दिया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल ऐसा जैसा उसने सपने में भी नहीं देखा। तुम यहां से बच नहीं सकते, महिला ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा। अगले दिन लोगों ने सड़क के किनारे रोहित का ट्रक पाया। ट्रक के अंदर लाश थी। उस समय लोगों को पता ही नहीं चला कि यह लाश किसकी है, क्योंकि लाश का सर ही नहीं था। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां आज भी लोग सड़क का आखिरी मोड़ नाम सुनकर कांप जाते हैं। यह मोड़ एक घने जंगल के बीच आता है और कहा जाता है कि वहां रात को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखने वाला कभी घर वापस नहीं लौटता। अमित, एक 25 साल का लड़का जो शहर में काम करता था, छुट्टियों पर अपने गांव लौट रहा था। वह रात के 11 बजे अपनी बाइक पर सवार होकर गांव की उस सड़क से गुजर रहा था। जैसे ही वह उस मोड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। कोहरा इतना घना हो गया कि सड़क का अगला हिस्सा दिखाई ही नहीं दे रहा था। यहां इतनी ठंड क्यों है? उसने खुद से कहा। अचानक अमित को सड़क किनारे एक महिला खड़ी दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। भाई, इतनी रात को यह यहां क्या कर रही है? अमित ने सोचा। उसने बाइक धीमी की और पूछा, आपको कहां जाना है? महिला ने सिर झुकाए हुए ही हाथ से मोड़ की तरफ इशारा किया। अमित ने बाइक रोक दी और कहा, आप बैठिए, मैं छोड़ देता हूं। महिला धीरे से बाइक के पीछे बैठ गई। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, उसे महसूस हुआ कि बाइक का वजन अचानक बढ़ गया है। जंगल में से भेड़ियों की आवाजें आ रही हैं। अमित की बाइक के पीछे किसी के कदम उनके पीछे पीछे चल रहे हों। अमित ने डरते हुए शीशे में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कुछ देर बाद महिला ने अचानक कहा, मुझे यहीं उतार दो। अमित ने बाइक रोकी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अमित को जैसे ही याद आया कि वह कौन से रोड पर खड़ा है, उसने बिना कुछ सोचे समझे भगाते हुए बाइक ले गया।
अमित घबराकर गांव पहुंचा और अपने दोस्तों को यह बात बताई। उसके दोस्त हंसने लगे और बोले, तुमने भी वही महिला देखी जिसे हम सब ने देखा है? अमित ने पूछा, क्या मतलब? दोस्तों ने बताया, यह महिला कई साल पहले एक दुर्घटना में मारी गई थी। वह हर उस इंसान को दिखाई देती है जो रात के समय उस मोड़ से गुजरता है। अमित ने तय किया कि वह इस घटना का सच पता लगाएगा। अगले दिन वह गांव के बुजुर्गों से मिलने गया। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह महिला इस सड़क पर एक बस दुर्घटना में मरी थी। उस दिन बस में आग लग गई थी और उसमें बैठे सभी यात्री जलकर मर गए थे। तब से इस मोड़ पर उनकी आत्मा भटकती है। अमित ने यह तय किया कि वह महिला की आत्मा को शांति दिलाएगा, नहीं तो उस महिला की आत्मा हमेशा भटकती ही रहेगी। उसने पास के मंदिर के पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने कहा, उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए तुम्हें उस जगह पर पूजा करनी होगी जहां वह दुर्घटना हुई थी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वह आत्मा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। अमित ने अपने दोस्तों के साथ रात के समय पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, ठंडी हवा और तेज हो गई। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक वही महिला प्रकट हुई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यह मेरी जगह है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। अमित ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ता रहा। अंततः महिला की आत्मा ने कहा, मुझे शांति चाहिए थी, अब मैं जा रही हूं। उस रात के बाद उस मोड़ पर कोई हादसा नहीं हुआ। गांव वालों ने पहली बार चैन की सांस ली। अमित को आज भी लगता है कि वह महिला उसे कुछ बताना चाहती थी। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि एक्सीडेंट तो पूरी बस का हुआ था, तो आत्मा खाली बस उस महिला की क्यों भटक रही थी? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।